सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा चर्मस में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे निंगयाओ और जो साइजियान थी ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि कैसे जब चेनपिंग के ऊपर उसने हमला किया था तो चेनपिंग ने ऑलमोस्ट इसे मौत के घाट उतार दिया था। फिर कैसे मास्टर जी यानी कि खी चिनचुंग ने उसकी मदद की, जिसके बाद से उसकी जिंदगी का मतलब ही पूरी तरीके से बदल गया। दौरान मास्टर जी ने उसे काफी सारी चीजें बताई और एंड में जब मास्टर जी से उसने सवाल किया कि आखिर वो इस जगह को छोड़ के क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने इसका रीजन चेनपिंग को बताया। इसी के साथ एपिसोड के एंड तक यहाँ मास्टर जी उससे रिक्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मास्टर जी वो स्क्रोल देते हैं जो कि उसे इन्हें निंगयाओ तक पहुँचाना था, और वो बस उससे इतना कहते हैं कि तुम्हें बस हर हाल में इस चीज को उस तक पहुँचाना है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज लिखी है मैं चाहता हूँ कि निंगयाओ को इसके बारे में पता चले। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पे वो आगे बताने लगती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर इस स्क्रोल में क्या है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये चीज चेनपिंग से रिलेटेड है, और अगर मास्टर जी ने मेरी जान बचाई तो सिर्फ इसीलिए ताकि चेनपिंग को आगे चल के कोई भी रिग्रेट ना हो। इसी के साथ वो स्क्रोल देते हुए जाने लगती है और कहने लगती है कि मेरा काम हो गया और चिंता मत करो, मैं आज के बाद कभी भी चेनपिंग के ऊपर कोई भी हमला नहीं करूंगी। अब यहाँ पे हम चेनपिंग को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में कुछ पीसेस थे जो कि असल में उसके फादर के जो ब्रेक हुए पोर्सलिन है उनके बड़े बड़े पीसेस थे। अब यहाँ उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो रेड पाइथन थी वो आकर चेनपिंग से पूछने लगती है कि क्या आप ठीक है। अब यहाँ वो बताने लगता है कि कैसे उसके फादर ने इस पोर्सलिन को ब्रेक कर दिया और बस से इसी का इम्पैक्ट उसकी मदर की सेहत पे पड़ा और फिर आगे चलकर उनकी मौत भी हो गई। अब यहाँ पे इससे पहले कि वो कुछ कहने वाला था तभी यहाँ पे ग्रीन पाइथन आते साथ ही उसे पकड़ते जाती यहाँ से दूर ले जाता है। अब ये लोग तो चले जाते हैं, लेकिन अचानक से वापस से चेनपिंग को सेम पेन होता है और जैसे ही वो अपने पास से उस स्वॉर्ड एम्ब्रो को बाहर निकालता है जो कि अभी आग की तरह दहक रहा था, वो यहाँ पे लगातार जैसे चेनपिंग को चुनौती दे रहा था, जो देकर चेनपिंग कहता है कि चाहे जो हो जाए, जब तक मैं ना चाहूँ ना तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, ना ही तुम यहाँ से भाग सकते हो। इस दौरान चेनपिंग को काफी ज्यादा पेन होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि आज वही दिन है जब चेनपिंग के फादर की मौत की खबर उसे और उसकी मदर तक पहुंची थी। इस दौरान हम यहाँ पे वापस से निंगयाओ को देखते हैं जहाँ पे उसके हाथों में वही स्क्रोल मौजूद था और जैसे ही उसे खोलती है ना तो उसे चेनपिंग के सारे पास्ट की मेमोरीज दिखाई देती है कि कैसे उसके पिता के चले जाने के बाद उसके मदर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से उसके ऊपर आ गई। उसके पास अपनी मदर को रिकवर करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि वो उनसे दवाई खरीद सके, तो उसने अपने खिलौने तक को बेच दिया। लेकिन एट द एंड इन सबका कोई असर नहीं पड़ा और फिर लोगों ने जब उसकी मदर की भी मदद नहीं की तो उसकी माँ की मौत हो गई, जिसके बाद तो वो और ज्यादा अकेला अनाथ बच्चों की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहा। एट द एंड उसने ये तक सोचा कि उसे भी अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए, लेकिन एट द एंड जिंदगी उसे हमेशा दूसरा मौका देती रहती। उसने बर्फ खा के भी जिंदगी बिताने की कोशिश की और फिर जब उसकी हालत बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गई तो तब उसके दोस्त ने उसकी मदद की। उसकी मदद से उसे काम भी मिला, लेकिन यहाँ पर भी किस्मत ने कुछ खास साथ नहीं दिया और आए दिन कोई ना कोई से ताने दिया करता था। जिसके बाद इसी के साथ आगे कहानी बढ़ती है। चेनपिंग कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जिसने उसकी काफी ज्यादा मदद की। उसकी ऐसी सिचुएशन पे उन लोगों ने तरस भी खाया, लेकिन निंगयाओ जब ये सारी चीजें देखती है ना वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब तभी यहाँ से हमें वापस से चेनपिंग को दिखाया जाता है जहाँ उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वो अभी भी उस स्वॉर्ड एम्ब्रो से फाइट करने में लगा हुआ था, जो कि एक बहुत बड़े से स्पेयर का शेप लेते हुए उस पर हमला कर रही थी। यहाँ पे पहले तो वो जो स्वॉर्ड एम्ब्रो था वो उसके ऊपर डोमिनेट साबित कर रहा था अपना, लेकिन यहाँ पे चेनपिंग को सैंड वेईशांग की कहीं बात याद आती है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक खास ताकत देखी है जिसे कि सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो और ये ताकत ना तुम्हारे अंदर से आती है। अब यहाँ पे उनकी बातों पे फोकस करते साथ ही फाइनली उस पावर को वो डिस्कवर कर लेता है और जिसका यूज करते हुए उस स्वॉर्ड एम्ब्रो को वो ट्रैप भी कर लेता है। तभी चेनपिंग के अंदर से उसके ट्रू सेल्फ की आवाज आती है जो कि उसे इसी बात के लिए मोटिवेट करता है कि अगर ये चीज तुम्हारे पास रहना नहीं चाहती तो बेहतर यही है कि तुम इसे जाने दो। लेकिन चेनपिंग का जो करंट वर्जन है वो इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि जो चीज मुझे सैंड वेईशांग ने इतने प्यार से दिया है, इतना मान रख के दिया है, मैं उसे कैसे जाने दूं। जिसके बाद वो अपना डोमिनेंस साबित करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मैं ही इसका मास्टर बनूंगा और आगे चलकर ये स्वॉर्ड एम्ब्रो सिर्फ मुझे पहचानेगा, मेरे ऑर्डर को फॉलो करेगा। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वाटर के जरिए से इसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इनके बीच काफी स्ट्रगल चलता है, लेकिन एट द एंड यहाँ पे जैसे तैसे करके उस स्वॉर्ड एम्ब्रो को पकड़ते साथ ही चेनपिंग ने उसके अंदर अपनी सारी एनर्जी को डालना शुरू कर दिया। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में चेनपिंग जो कि अनकॉन्शियस होकर जमीन पे पड़ा हुआ था, अचानक से उसके हाथ में जो स्वॉर्ड एम्ब्रो था उसके अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी इमिट होती है। ये टेरिफाइंग जो ऑरा थी ना ये इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि दूर दूर से अच्छे लोग इसे विटनेस कर लेते हैं, जिसमें से साइजुन भी एक था। और वहीं दूसरी तरफ निंगयाओ जब वो यहाँ पे स्क्रोल को पूरी तरीके से रीड कर लेती है तो यहाँ इसके अंदर से भी सेम टेरिफाइंग ऑरा रिलीज
रिलीज होती है, जिसे फील करते साथ ही यहाँ निंगियो के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी यहाँ उसके सामने मास्टर जी आ जाते हैं और यहाँ मास्टर जी को देखकर वो भी सरप्राइज हो जाती है और वो कहने लगती है कि डरो मत, मैं बस तुमसे एक आखिरी चीज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम चेनपिंग के दिल को एक बार समझो और उसे एक मौका दो। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही मिस निंगियो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। तभी मास्टर जी स्माइल करते हुए कहने लगते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड इंसान है, साथ ही उसका दिल भी टूटा हुआ है और कहते हैं ना कि टूटे हुए दिल को अगर आप एक मौका देते हो तो वो कभी भी आपको दर्द नहीं देगा। आखिरी फैसला तुम्हारे ऊपर होगा बेशक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे कहने पर तुम एक बार उसका साथ देकर उसके साथ रह के देखो। फिर भी अगर उस बुद्धू के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं बनती तो तुम जब चाहो उसे समझा बुझा के छोड़ के चली जाना। लेकिन इतना मुझे भी यकीन है कि अगर तुम उसे थोड़ा सा मौका दोगी ना तो वो भी तुम्हारा दिल जरूर जीत लेगा। इसी के साथ मास्टर जी यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे निंगियो जो कि चेनपिंग के बारे में ही सोचे जा रही थी, क्योंकि उसके दिल में भी कुछ कॉम्प्लेक्स सी फीलिंग्स हैं जिनका भी उसे खुद भी ठीक से नहीं पता। अब वो तो चली जाती है, लेकिन उसकी जो स्वॉर्ड है वो स्क्रॉल के एक जो आखिरी पैराग्राफ है उसे देखने लगती है और जहाँ उसे एक मिस्टीरियस सा फिगर नजर आता है जिसे कि निंगियो ने नहीं देखा। और जिस हिसाब से इस बंदे का फिगर दिखाया गया है, देखने से यही लग रहा है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल कैरेक्टर है। मे भी शायद ये चेनपिंग का फ्यूचर वर्जन भी हो सकता है। अब तभी हम देखते हैं कि ये जो स्वॉर्ड थी ये वापस से रेजिस्ट करना शुरू कर देती है, जिसके चलते यहाँ पर जो बड़े बड़े हम स्ट्रक्चर को देख पाते हैं जो कि असल में चेनपिंग के बॉडी पार्ट से कनेक्टेड थे, वो उनके ऊपर हमला करने को जाती है, क्योंकि इन्हीं पे हमला करके वो चेनपिंग को डैमेज कर सकती है, जिसके चलते उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। अब चेनपिंग की बॉडी जहाँ पे पड़ी हुई थी यहाँ पे तभी वो रेड पाइथन आते साथ ही रोना धोना शुरू कर देती है और साथ ही वो यहाँ ग्रीन पाइथन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे आज नहीं रोका होता तो मास्टर इस वक्त सही सलामत होते और देखो इनकी हालत क्या हो गई है। जिस पे यहाँ ग्रीन पाइथन भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने असल में उस स्वॉर्ड एम्ब्रो से तुम्हें इसलिए दूर किया क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में आ जाती, क्योंकि वो जो स्वॉर्ड एम्ब्रो है वो अपने आसपास चेनपिंग के अलावा अगर किसी को भी देखती ना उसे अपना दुश्मन समझकर उस पे हमला कर देती। ऐसा मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो, लेकिन मैं अपने मास्टर के लिए ये करना चाहता था। अब यहाँ पे ये दोनों बहस करने लगते हैं। बेसिकली दोनों को ही चेनपिंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब इसी बहसबाजी में ये दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं और गुस्से में यहाँ पे ग्रीन पाइथन बाहर आ जाता है। यहाँ पे रेड पाइथन नोटिस करती है कि चेनपिंग की जो नर्व है ये वापस से चलने लगी है, तो तभी जो हमारे यहाँ ग्रीन पाइथन को बताने लगती है कि देखो जरा मास्टर की हालत देखो, ये पहले से ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं। अब तभी यहाँ पे माउंटेन गॉड भी आ चुके थे जो कि आते साथ ग्रीन पाइथन को सबसे पहले एक लगाते हैं और कहने लगता है यार तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम्हें तो अपने मास्टर का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया। अब यहाँ पे वो भी उसे बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन माउंटेन गॉड को भी इस वक्त चेनपिंग की फिक्र हो रही थी, बट उसे चेक करने के बाद वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस वक्त अगर हमें किसी से सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना है तो वो है साइजुन। अब यहाँ पे इसका नाम लिया जाता है और तभी हम इसे भी देखते हैं और जैसे कि इस वक्त उसी स्वॉर्ड एम्ब्रो की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि चेनपिंग इसे इतना ज्यादा डेस्परेटली अपना बनाने के लिए लग जाएगा। जिसपे उसकी फॉक्स भी कह रही होती है कि हाँ वो एक नंबर का ढीठ है, मुझे लगा नहीं था कि वो पिद्दू सा इंसान उस स्वॉर्ड एम्ब्रो को मास्टर करने के लिए इस हद तक इसके पीछे पड़ जाएगा। पर खैर इससे तो हम बाद में निपट लेंगे। लेकिन सुनने में ये आया है कि जो चैन फैमिली के एंसेस्टर है ना, उनके ग्रेव पर एक ऐसा साइन दिखा है जो कि असल में एक पेड़ की तरह है, जो कि उनके ग्रेव पर ही उगाया है। और माना ये जा रहा है कि ये तभी होता है जब कोई महान स्वॉर्डसेंड इस दुनिया में जन्म लेने वाला होता है। और मेरा अंदाजा शायद वो चेनपिंग है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी इमोर्टैलिटी ब्रिज तो उसी लड़की ने ब्रोक कर दिया था ना, उसे तोड़ दिया था, तो कैसे हो सकता है? मैं हैरान हूँ कि लड़के में दम है जो इस हद तक सरवाइव कर गया। अब तभी वो यहाँ पे साइजन से कुछ पूछने वाली थी, लेकिन तभी साइजन उसे कहने लगता है कि तुम्हें उन सबकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। उस चेनपिंग का क्या करना है ये मैंने ऑलरेडी सोच के रखा है, पर मुझे ये बताओ तुम्हारी आखिर उस बहन का क्या हुआ? जिसके बारे में सुनने में ये आया है कि असल में किंग यान की जो नोवी टेल है वो बहुत ही जल्द अपीयर होने वाली है। वो तो तुम्हारे क्लैन के एक एंसेस्टर भी है ना, और पता नहीं क्यों लेकिन जो मेरा ओल्ड एंसेस्टर है ना साउशी, वो तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। न जाने उसके अंदर उसने ऐसा क्या देख लिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जैसा उसके बारे में सुनने में आ रहा है क्या वो वाकई में इस हद तक की खूबसूरत है? जिसपे वो कहने लगती है कि वो तो एक नंबर की चुड़ैल है, तुम उसे देखो ना तो डर के मारे भाग जाओ। तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। और मुझे तो सुनने में ये आया है कि डीमन लॉर्ड भी उसे पसंद करते हैं, तभी तो वो उनके साथ ट्रैवल कर रही है और बहुत ही जल्द वो उनकी कॉन्केबाइन भी बनने वाली है। जो सुनकर तो फॉक्स यहाँ पे काफी जोर जोर से हंसती है और कहने लगती है कि बकवास बंद करो, मैंने आज से पहले इतना भद्दा मजाक कहीं नहीं सुना। डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा महान है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और ह्यूमन रेस के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि ग्रेट डीमंस को मारने में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जिसके चलते आज तुम्हारे जो ह्यूमन रेस की जो पावरफुल डाइटीज है वो नंबर 1 बन पाए। अफसोस की बात है कि ह्यूमन रेस अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आया। हमारे डीमन लॉर्ड ने कितने ज्यादा मदद की, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? उन्हें तो चाय में से जैसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, तुम लोगों ने बिल्कुल ऐसी हरकत की है। अब यहाँ पे इससे पहले कि कुछ और बोल पाती तभी एक स्वॉर्ड उसके गले में आके रुक जाती है, और यहाँ हम देखते हैं कि जो एंसेस्टर साइशी है वो आ जाता है। वो कहने लगता है कि अगर तुमने हमारे सेजेस और हमारे पावरफुल बीइंग्स के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान निकाल के फेंक दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई उनके बारे में ऐसा बकवास करेगा। जिसके बाद वो साइजन को
यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे चैनपिंग के ऊपर कड़ी निगरानी चाहिए और उसके हर एक कदम की खबर चाहिए। अब यहाँ तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ चैनपिंग जो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में हरकतें कर रहा था, रियल में उसकी बॉडी भी वैसे ही एक्ट कर रही थी और अचानक से वो एक बैम्बू के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है एक अजीब से पोज के साथ, जिसके चलते यहाँ जो ग्रीन पाइथन है वो कहने लगता है कि बेचारे के सिर में ना बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है, देखो कैसी हरकतें कर रहा है, पर खैर क्या ही कर सकते हैं, मास्टर है भाई। अब तभी हम चैनपिंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखते हैं जहाँ पर ये बैटल अभी भी चल रही थी और चैनपिंग अपने उसी व्हाइट ड्रैगन के साथ मिलकर इस स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसे याद आता है कि उसे तो अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे जाना है। तो वो बहुत ही प्यार से स्वॉर्ड से रिक्वेस्ट करता है और कहने लगता है कि प्लीज मुझे ना मेरे पेरेंट्स को एक बार विजिट करना है, उसके बाद आकर हम इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे, जिसपे ये स्वॉर्ड भी मान जाती है और अगले ही पल चैनपिंग को होश आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऊंचाई से नीचे गिरने वाला था तभी यहाँ पे ये दोनों पाइथन मिलके इसे संभाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिटी के आसपास में शुई के बारे में यहाँ काफी सारी चर्चे हो रहे थे। अब तभी चैनपिंग जो कि अपने पेरेंट्स के ग्रेव को विजिट करने के बाद अब सोचता है कि स्मॉल टाउन का एक चक्कर लगाया जाए, वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है तो जरा देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पूरे स्मॉल टाउन में जोरों शोरों से चल रही थी और इस दौरान एक बात तो आम हो चुकी थी कि चैनपिंग बहुत ही ज्यादा अमीर है और इसने रातों रात 5 बड़े बड़े माउंटेन्स तक को भाई कर लिया है। इसी के चलते हर बंदा जब भी चैनपिंग को पहली बार देखता है ना तो उसे मुड़ मुड़ के देखता है। अब इस दौरान वो जो स्वॉर्ड थी जिससे कि चैनपिंग ने कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स की ग्रेव को विजिट करने के बाद तुमसे फाइट करूंगा, तो अब यहाँ पे वो अंदर से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन चैनपिंग फिलहाल के लिए इन सब पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसकी नजरों के सामने उसे एक बच्ची नजर आती है जो कि उसे बाओपिंग की याद दिला देती है। अब तभी यहाँ ब्रदर ली भी यानी कि शीशैंग भी वो यहाँ पे चैनपिंग को बिना उसकी नजरों में आए गार्ड कर रहा था क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इस वक्त चैनपिंग के ऊपर काफी सारे बड़े बड़े लोगों की निगाहें फिक्स है और वो कभी भी उसके ऊपर शायद हमला भी कर दे। अब चैनपिंग यहाँ टाउन में टहल तो रहा था लेकिन उसे काफी पुराने लोगों की याद आ जाती है, सभी की झलक उसे दिखाई पड़ती है और यहाँ पे अपने सीनियर्स की कही उसे काफी बातें याद आती है, जिसमें मास्टर जी और सेंट वेइशेंग दोनों ने एक बात सेम कही थी कि चाहे जो हो जाए दुख ऐसी चीज है कि जो जितना मर्जी तुम दूसरे के साथ शेयर कर लो लेकिन ये कभी भी कम नहीं होता। हर कान इसे सुनेगा लेकिन कोई भी कान या कोई भी दिल या कोई भी जिस्म तुम्हारे दर्द को फील नहीं कर सकता। और दुख के अंदर इतनी ताकत है ना कि वो भीड़ में भी तुम्हें तन्हा होने का एहसास दिला देती है। वही अगर खुशी की बात करें तो इसे तुम जितना दूसरों के साथ बांटोगी ये उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और पल भर में ये चली भी जाती है, लेकिन दुख ये हमेशा तुम्हारे साथ रह जाता है। और हाँ, चाहे जो हो जाए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने किसी को खो दिया है जैसे तुम बचाना चाहते थे लेकिन उसके जाने के बाद जो तुम्हें दर्द हो रहा है उसे कभी भी होल्ड करने की कोशिश मत करना। अब यही सारी बातें सोचते हुए चैनपिंग घर की ओर निकल पड़ता है जहाँ उसे ऑलरेडी वो जो स्वॉर्ड इम्प्रो थी ना वो अंदर से काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा रही थी। तो यहाँ चैनपिंग उसे फाइट करना भी शुरू कर देता है लेकिन तभी उसे नजर आता है कि यार उसके घर के सामने तो काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और असल में ये सभी लोग उसके पड़ोसी थे जो कि इतने सालों में चैनपिंग को झांकने तक नहीं आया। लेकिन जब शहर में ये सारी अफवाह फैलने लगी कि चैनपिंग के पास बहुत सारी दौलत है तो यहाँ सभी लोग इसका हालचाल पूछने अपना पड़ोसी धर्म निभाने के लिए आ चुके थे। मगर चैनपिंग ये अच्छे से जानता है कि ये लोग कितने ज्यादा मतलबी है, तो वो चुपचाप यहाँ अपनी इंजरीज के साथ घर के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे ऑलरेडी माउंटेन गॉड भी उसकी फिक्र में आ चुके थे। लेकिन वो देख के हैरान थे और चैनपिंग को बताने लगते हैं कि चैनपिंग तुमने जो इतनी सारी मुश्किलें सही है ना, फाइनली इसका रिजल्ट तुम्हें मिल गया है। तुम तो ऑलरेडी इतने कम वक्त में ही 3rd लेवल पे पहुंच चुके हो। यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया और अब बस थोड़ा सा सफर और बाकी है। अब यहाँ पे चैनपिंग भी हैरान था और कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा पर लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इसे कर लूंगा। अब तभी वो उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग देते हुए कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे जाकर ब्लैक पाइथन को दे दो, बस इससे उसे जो सही लगे वो उसे बाय कर ले अपने न्यू ईयर के गिफ्ट के लिए। अब यहाँ पे माउंटेन गॉड वेवूत इसे रख लेते हैं लेकिन वो जाते हुए चैनपिंग को आगाह कर देते हैं, कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे जो लालची लोग है ना इनसे थोड़ा सावधान रहना। अब तभी यहाँ पे ग्रीन पाइथन भी ऑलरेडी आ चुका है और जो कि आते साथ ही यहाँ पे माउंटेन गॉड को लेक्चर देते हुए कहने लगता है कि देखो मेरे मास्टर का पर्सनल असिस्टेंट मैं हूँ, उन्हें जो भी सलाह देनी होगी मैं दूंगा, आखिर तुम होते कौन हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनना था कि माउंटेन गॉड उसे दोबारा से लगाते हैं और इस बार बेचारे की बहुत गलत जगह पे चोट लग जाती है लेकिन वो खुद को संभालते हुए चैनपिंग के पास आने लगता है। लेकिन तभी चैनपिंग को ख्याल आता है और वो सवाल करता है कि सीनियर वेवू मुझे बताओ क्या आप माउंटेन गॉड बन चुके हो। यहाँ पे जैसे चैनपिंग के मुंह से ये सवाल वेवू सुनता है ना तो वो यहाँ पे फ्लेक्स मारते हुए कहने लगता है कि अरे वाह, फाइनली इतना टाइम बाद तुमने ये सवाल मुझसे पूछ ही लिया और हाँ तुमने सही सुना और हाँ तुमने सही गेस किया, मैं प्यून माउंटेन का माउंटेन गॉड बन चुका हूँ, वो माउंटेन गॉड जिसे कि सभी लोग सदियों तक याद रखने वाले हैं और तुम बस देखते जाओ कि अब मैं क्या करता हूँ। इसी के साथ अब वो यहाँ पर इन सभी को ले जाते हैं और सीधे अपने माउंटेन की सैर सपाटी कराने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ ब्लैक पाइथन के ऊपर सवार चैनपिंग समेत ये दोनों लोग सभी लोग निकल पड़ते हैं इस माउंटेन को अच्छे से देखने के लिए। रास्ते में ये बताते हैं कि आखिर उन्होंने इस माउंटेन को कैसे शेप दिया, कैसे यहाँ पर नदी को बनाया और फिर कैसे यहाँ पर मौजूद रास्तों को बनाया। साथ ही वो बताने लगता है कि यहाँ पर जो दाओइस्ट होते हैं उनकी मदद से, उनके स्पेल की मदद से इसने एक पावरफुल फॉर्मेशन भी बना दिया जो कि एक बैरियर के तौर पर इस
पूरे माउंटेन को प्रोटेक्ट करेगी। बेसिकली यहाँ पर वो एक सेक्ट की कैसे शुरुआत की जाती है, उसने पूरा फाउंडेशन इसका तैयार कर लिया था। साथ ही वो एक छोटे से शॉप में भी ले जाता है जो कि अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं जो कि तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित ना करे। पहले एक ये छोटी सी शॉप हुआ करती थी जहाँ पर छोटे मोटे जो कल्टीवेटर्स है वो आकर खरीद फरोख्त किया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पे बड़े बड़े कल्टीवेटर्स भी आने लगे और जिसके चलते आज ये इतना ज्यादा पॉपुलर एंटीक शॉप बनके हमारे सामने आ चुका है। चंदन की नजर यहाँ एक पेंटिंग में जाती है जहाँ पर 12 अलग अलग फ्रेम में लड़कियां मौजूद थी और तभी यहाँ पे माउंटेन गार्ड बताने लगता है कि अरे वाह, तुम्हारी आंख तो बड़ी कमाल की है। हाँ, तुम देखते ही पहचान गए होगे कि इसे बहुत ही पावरफुल और एक मिस्टीरियस आर्ट वाले मास्टर ने बनाई है। अब यहाँ पे सुंदर लड़के को देखते साथ ही जो ग्रीन पाइथन है इसकी ठरक जाग जाती है, लेकिन सही वक्त पर चैनपिंग इसे मार के दूर कर देता है और तभी ये लोग माउंटेन फॉर्मेशन से लेकर हर एक चीज को देखते साथ ही वापस से उसी माउंटेन पर आ जाते हैं जहाँ पे चैनपिंग का घर था। और यहाँ बेसिकली चैनपिंग को वो यहाँ पे एक लाइफ लेसन सिखाने के लिए आए थे कि जितना ज्यादा तुम देखते जाओगे, जितना ज्यादा तुम एक्सप्लोर करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा नजरिया बदलता जाएगा और तुम्हें नए नए रास्ते पता चलेंगे। तुम उस स्वॉर्ड एमरो को मास्टर करना चाहते हो, लेकिन वो तो तुम्हारी होना ही नहीं चाहती। लेकिन एक स्वॉर्ड्समैन के लिए स्वॉर्ड एनर्जी और स्वॉर्ड रिफाइनमेंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तुम्हें बातों में नहीं उलझाऊंगा चैंपिंग, मैं बस तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि क्या तुमने उस माउंटेन के बारे में सुना है जैसे कि इन्वर्टेड माउंटेन कहा जाता है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही ग्रीन पाइथन के होश उड़ जाते हैं। चैंपिंग को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी इसकी तरफ देखते हुए जो माउंटेन गॉड है वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल वही इन्वर्टेड माउंटेन जो कि लार्जेस्ट सील के नाम से भी फेमस है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि जो दाओ एंसेस्टर है उनके जो टॉप के डिसाइपल्स हैं, इन लोगों ने जो हेवन शेकिंग मेथड है इसका यूज करते हुए बड़ी मशक्कत के बाद फाइनली इस माउंटेन को बना ही लिया। और ये वो माउंटेन है जहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर्स जाते हैं सिर्फ डीमंस को हंट करने के लिए ताकि डीमंस इस दुनिया में ना आ पाए। लेकिन ये कल्टीवेटर्स के लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाली जगह भी है क्योंकि जितना ज्यादा ये डीमंस को मारेंगे उतना ज्यादा ही इनके ब्रेक थ्रू करने में आसानी होगी, क्योंकि ये जो डीमंस होते हैं इनके अंदर काफी पावरफुल एनर्जी होती है और एक को स्ले करने पर आपका ऑलमोस्ट एक रिलम तक ब्रेक थ्रू होना पक्का है। और ये जो बारबेरियंस है ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि तुम इनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर वो जो पावरफुल इमोर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ ना हो तो फिर ये हमारी वर्ल्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। और जिस जगह पर ये जो वॉल मौजूद है ना, इसे हाउरेन वर्ल्ड भी कहा जाता है और यहीं पर वो सारे कल्टीवेटर्स रहते हैं जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर न सिर्फ अपने घर बल्कि हमारे वर्ल्ड को भी प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो माउंटेन जिसे कि स्वॉर्डी माउंटेन भी कहा जाता है, ये दोनों जगह के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज से काफी साल पहले एक बार तो जो बारबियंस है उन्होंने हमें ऑफर भी दिया था कि हम एक उनके पैसिफिक जगह को पूरी तरीके से इनके हवाले दे दे तो ये हमारे बीच सीज फायर कर लेंगे, पर जाहिर है सरेंडर करने की तो आदत हमारी है नहीं, तो हमने इनकार कर दिया। तो अब वो अल्टीमेट बैटल पे उतर आए जहाँ उनकी तरफ से और हमारी तरफ से दोनों तरफ से ही 13 पावरफुल एक्सपर्ट कल्टीवेटर्स गए और बेसिकली जो भी ज्यादा राउंड्स को जीतेगा वही विनर कहलाएगा और उसी के पास इस पावरफुल स्वॉर्डी माउंटेन का पूरा कंट्रोल भी आ जाएगा। और वर्ल्ड ने लगातार 6 मुकाबले जीते, लेकिन जो 7वां और जो डिसाइसिव बैटल था वो हमें जीतना तो था लेकिन हम उसमें हार गए, जिसके बाद सिचुएशन तो और ज्यादा बिगड़ती गई। जिनकी जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो लोग भी हार गए, लगातार हम 6 मुकाबले और हार गए और अब 13 राउंड्स में से 12 राउंड में दोनों का आंकड़ा बिल्कुल सेम हो चुका था, जहाँ 6 हमारे पॉइंट्स थे और 6 उनके पॉइंट्स थे। लेकिन जो आखिरी मुकाबला था जिसमें हमारी तरफ से हमारे इस पूरे के पूरे बारबेरियन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन आगे गया था, वो तक हार की कगार पे पहुंच गया। लेकिन जिस डीमन वॉरियर का ये सामना कर रहा था उसे तो डीमन वॉरियर एक्सपर्ट्स कहा जाता है, लेकिन एट द एंड जीत हमारी ही हुई। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर ये महान स्वॉर्ड्समैन कौन है, तो मैं बता दूं कि ये कौन है, कहां से आया है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन लोग बस इतना जानते कि अगर सबसे ज्यादा डीमंस को बहुत बुरी तरीके से अगर किसी ने मौत के घाट उतारा है तो वो था वही स्वॉर्ड्समैन और जिसका नाम द ग्रेट आ लियांग है। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर चैनपिंग को लियांग की याद आ जाती है और फिर वो अपने घर वापस आ जाता है। इस दौरान जो ग्रीन पाइथन है वो यहाँ पे चैनपिंग को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि एक दिन आप भी बहुत महान स्वॉर्ड्समैन बनोगे और वो जो द ग्रेट वॉल है ना उसमें तो फिर आप भी अपने नाम का अपना पसंदीदा कोई लेटर भी कार्व करोगे ना। अब लियांग के बारे में ये सारी बातें सुनते हुए उसे लियांग की कही एक लास्ट वर्ड याद आती है जब उसने कहा था कि तुम्हें आगे चल के बहुत पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बनना है और हाँ वो जो द ग्रेट ची माउंटेन है ना, एक दिन तुम्हें मेरी तरह वहाँ पर एक बहुत ही कूल सा वर्ड कार्व करना, जैसे कि मैंने वहाँ पे फियर्स वर्ड को कार्व किया है। और चैनपिंग के बच्चे अगर तुम इसमें नाकाम रहे ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तभी यहाँ प्रेजेंट टाइम में ये सारी बातें सोचते साथ ही चैनपिंग वापस से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और इस बार वो अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करता है। इसके चलते इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक नया गोल्डन कलर का गेट बनने लगता है जिससे काफी टेरिफाइंग ऑरा भी रिलीज हो रही थी। ये देखते साथ ही वो जो स्वॉर्ड एम्ब्रो थी वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन चैनपिंग उसे साफ और आसान लफ्जों में बता देता है कि चाहे जो हो जाए मैं वादा करता हूँ कि मैं हार कभी नहीं मानूंगा और हमारे बीच बैटल तो होके रहेगा और जिसमें मैं तुम्हें मास्टर करूंगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है।
सो होमीज इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि तुम्हें कल देखने को मिल जाएगा उसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।